बच्चों, क्या हालचाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो अपने कर रहे थे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है विद्युत धारा। ठीक है, तो आज अपने इसका पार्ट नंबर 19 और ये इस चैप्टर का थ्योरेटिकल लास्ट पार्ट है। इसके बाद इसके क्वेश्चन और न्यूमेरिकल और प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन रह जाएंगे। ठीक है, और आज का जो अपना टॉपिक है ये वैसे बुक में नहीं है, लेकिन बुक के कुछ पॉइंट को मिला के बनाया मैंने। ठीक है, और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी यानी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो आपको करवाऊंगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर है, जो आंकिक प्रश्न है वो वाला आपको इसमें करवाऊंगा मैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। बच्चों जो अपना टॉपिक है आज का, उसमें क्या है कि जो मैं आपको यानी टॉपिक आज करवाने वाला हूँ उसमें 2-3 पॉइंट जो अपने चैप्टर में रह गए थे वो सारे पॉइंट मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले बुक में मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो मैं आपको अब करवाने वाला हूँ। एक तो आपने देखा होगा ये वाला टॉपिक रह गया था, ये जो विद्युत ऊर्जा वाला टॉपिक है ना अपने, उसके अंदर ये है यहाँ से लेके और यहाँ तक ये सारा टॉपिक। ठीक है, ये सारा जूल का नियम वगैरह और सारा कुछ। और बाकी क्या है कि एक विद्युत शक्ति में ही लास्ट में जो आता है ये यहाँ से नोट जो लगाया हुआ है ये वाला। ठीक है ना, तो इसको देखो डिस्कस करते हैं अपने। सबसे पहले यानी इसको मैंने अलग जो नाम दे रखा है विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर आपने पढ़ा था कि जो विद्युत ऊर्जा होती है उसका जो व्यावसायिक मात्रक है, यानी कि अपने जो व्यवसाय के लिए काम में लेते हैं या सरकार काम में लेती है या कोई भी काम में लेता है, तो वो विद्युत यूनिट है। ठीक है, जो अपने सामान्य जीवन में काम में लेते हैं अपने। तो जो बच्चों आज आपको मैं अभी चीज़ें बताने वाला हूँ ये सारी डेली लाइफ से संबंधित है, इस कारण मैंने अलग वीडियो बनाई है इसके लिए। तो विद्युत यूनिट कह देते हैं अपने इसे, जो सामान्य यूनिट अपने चलता है भी इतने यूनिट का बिल आ गया अपने कहते हैं ना। ठीक है, तो उसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी बोल सकते हैं, BOT हुई ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, या सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे अपने क्या कह देते हैं, विद्युत यूनिट कह देते हैं। समझ आई। अब एक विद्युत यूनिट 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा। ठीक है, अब आप देखो भी ऊर्जा का मात्रक है, ये ऊर्जा का मात्रक है। तो आपको पता है कि अगर मैं आपको कहूं कि शक्ति क्या होती है, पावर क्या होती है, तो आप कहोगे कि सर W/T, यानी कि ऊर्जा, इकाई समय में खर्च होने वाली ऊर्जा या फिर इकाई समय में किया गया कार्य है उसको अपने क्या बोल देते हैं, शक्ति बोल देते हैं। समझ आई बात। तो अगर मैं यहाँ से W का मान निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, इधर P/T गुणा हो जाएगा। तो वही चीज़ है, शक्ति का मात्रक होता है वाट और ये T होता है सेकंड, तो वाट इंटू सेकंड। और वाट इंटू सेकंड क्या बन जाता है, ये W बन जाता है, मतलब कि आपका जूल बन जाता है। यानी आप कह सकते हो कि वाट इंटू सेकेंड क्या होता है, जूल होता है। तो अब अपने को क्या करना है कि जो किलोवाट इंटू घंटा है उसको जूल में चेंज करना है। समझ आई बात आपको भी। आपको अभी मैंने बताया है कि वाट इंटू में सेकंड क्या होता है, शक्ति होती है उसको, सॉरी, वाट इंटू में सेकंड क्या होता है, कार्य होता है, जूल होता है। तो वाट इंटू सेकंड क्या है, यहाँ पे कार्य का मात्रक है, वाट इंटू में सेकंड बराबर क्या है, जूल के बराबर है। तो अब अपने पास जो है वो एक यूनिट अपने किसको कहते हैं, वो यूनिट कहते हैं 1 किलोवाट इंटू घंटा को। तो अब इसको पहले वाट इंटू सेकंड में चेंज करना और उसी वाट इंटू सेकंड को अपने क्या लिखते हैं, जूल लिख देते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो अब देखो अपने क्या करते हैं यहाँ पे कि 1 किलोवाट में आपको पता है कितने वाट होते हैं, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। और इंटू में 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और आगे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 × 60 मतलब 3600 सेकंड। ठीक है ना। तो 1000 वाट इंटू 3600 सेकंड। तो 1000 इंटू 3600 जब अपने करेंगे तो आपको पता है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 36 इंटू में 10 की पावर 3 तो ये होगी और 2 ये होगी, इधर 10 की पावर 5। ठीक है, या इसको मैंने आपको बताया था जब कैलकुलेशन ट्रिक करवाई थी आपको कि इसको अपने 3.6 इंटू 10 की पावर 5 लिखेंगे, सॉरी 10 की पावर इसको क्या लिख देंगे, 6। अब देखो कईयों को बच्चों को ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि सर ये पावर का समझ नहीं आता, अभी 5 कैसे होती है, 6 कैसे होती है, 4 कैसे होती है। तो मैंने आपको बताया था बड़ी से छोटी संख्या बन रही है मतलब पॉजिटिव बात है, मतलब पॉजिटिव पावर 1 बढ़ जाएगी। वो कैलकुलेशन ट्रिक वाली आप वीडियो देख सकते हो उसका, यानी कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, प्ले लिस्ट सारी कैलकुलेशन ट्रिक फॉर फिजिक्स न्यूमेरिकल दी हुई है। ठीक है,
तो 3600 इंटू 1000 को अपने 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट इंटू सेकेंड लिखते हैं, और इसी वाट इंटू सेकेंड को अपने क्या बोल देते हैं, जूल। तो मतलब आपका जो एक यूनिट होता है वो इतने जूल के बराबर होता है। मतलब जब आपके घर में एक यूनिट बिजली खर्च हो जाती है तो यानी आपकी ऊर्जा कितनी लगती है उस टाइम, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। क्योंकि देखो जूल भी ऊर्जा का मात्रक है और जो किलोवाट इंटू घंटा है वो भी ऊर्जा का मात्रक है। दोनों मात्रकों में संबंध निकाला है भाई। जैसे आप कहते हो भाई ग्राम भी क्या है, बार का मात्रक है या द्रव्यमान का मात्रक है, और जो किलोग्राम है वो भी क्या है, द्रव्यमान का मात्रक है। लेकिन अपने दोनों में संबंध पड़ते हैं, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे बच्चों कि अपने दो क्या है ऊर्जा की जो यूनिट है उनके बीच संबंध निकाल रहे हैं। तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है ये, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ये जो क्या है, यहाँ पे एक छोटी सी टिप्पणी दी हुई है, क्या पता आपने पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पे पढ़ लो। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा कि क्या है। जूल का नियम है, ठीक है। जूल एक साइंटिस्ट का नाम है जिनके नाम पर ही जूल यूनिट पड़ी हुई है। उन्होंने क्या किया था, एक नियम दिया था। वो कहते हैं कि जितना अपने कार्य करते हैं उस कार्य को अपने ऊष्मा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी किए गए कार्य को ऊष्मा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और इस कार्य और ऊष्मा के बीच उन्होंने क्या किया, संबंध स्थापित किया। आपने पिछले साल कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ी होगी, उसमें क्या था कि किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब ऊष्मा भी एक तरह की क्या है, ऊर्जा ही है। ऊष्मा क्या है, ऊर्जा है। तो जूल ने कहा कि जो किया गया कार्य है वो ऊष्मा के रूप में भी परिवर्तित हो सकता है, और उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया भी, क्या है कि जूल के नियम की सहायता से कार्य व ऊष्मा की तुल्यता को निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। इस नियम से ये इन्होंने सूत्र दिया था भी, क्या है कि अपने को इससे पता लग सकता है भी क्या कि जो अपना अगर अपने इतना कार्य करेंगे तो वो इतनी ऊष्मा के बराबर होगा। एच यहाँ पे ऊष्मा है, तो एच बराबर उन्होंने फॉर्मूला दिया W/J, ठीक है, W/J। और ये J उन्होंने अपनी तरफ से एक क्या दिया था, कांस्टेंट दिया था। अब एक चीज़ उन्होंने अपने नियम में और बताई जूल ने कि जो W/J से अपने मान निकालेंगे वो मान देखो, W का मान क्या होता है, VIT होता है, या I²RT होता है, या V²T, ठीक है। तो इसका मान रख दिया आपने। तो अब ये जो ऊष्मा आएगी ये जूल ने कहा कि किस में आएगी, कैलोरी में आएगी ये वाली ऊष्मा, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो J है, ये J क्या है, कैलोरी में होता है, ठीक है ना। J का मान कैलोरी में सामान्यतः लेते हैं, हाँ जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः J उन्होंने कैलोरी में लिया था। तो जो इस सूत्र से अपने को मिलता है मान, वो किस में मिलता है, ऊष्मा का कैलोरी के रूप में। यहाँ पे J ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, और ये J का मान होता है, J बराबर क्या होता है, 4.2 जूल बटा में कैलोरी। क्या होता है, 4.2 जूल बटा कैलोरी इसका मान होता है। ये एक कांस्टेंट है, आप ऐसे मत समझ लेना कि कोई भौतिक राशि अलग से J। अब यहाँ पे देखो आपका देखो कार्य किस में होगा। अब आपको मैंने अभी बताया है ना भी, जो ऊष्मा का मान है वो कैलोरी में आएगा। कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये कैलोरी में कैसे आएगा। तो आप देखो W/J से अगर मैं आपके पास कार्य का कोई भी मान हो सकता है, कोई भी यहाँ पे XYZ कुछ भी, यानी आपने मान लिया भी, मान लो 10 जूल आपके पास क्या है, कार्य का मान है 10 जूल आ गया, ठीक है। अपॉन में J का मान क्या है, 4.2 जूल बटा कैलोरी। तो 4.2 जूल और बटा में क्या आ जाएगा, कैलोरी आ जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को काट दो, जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा और ये कैलोरी ऊपर चला जाएगा। मतलब जो अपने वैल्यू आएगी उसके साथ क्या लग जाएगा, कैलोरी लग जाएगा। तो अपने को ऊष्मा का मान किस में मिलता है, कैलोरी में। और इस सूत्र की सहायता से आप 4.2 जूल बटा कैलोरी J का मान होता है। और अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हो तो इस कैलोरी को इधर ले आओ, ठीक है। तो एक कैलोरी बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 4.2 जूल यहाँ पे मान आ जाएगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मेरा पिछली बार रीट के पेपर में गलत हुआ था, जो 2018 वाला पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन मैं फिजिक्स का गलत करके आया था। और अगर मेरे रीट में आए थे 112 नंबर, अगर मैं ये क्वेश्चन सही कर लेता तो मेरे 113 नंबर बनते, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन की अहमियत बताता हूँ कंपटीशन एग्जाम के लिए आज से। अब 112 नंबर बने तो मेरे रीट की जो फाइनल मेरिट थी उसमें मेरे नंबर बने 73.41, ठीक है। और जो कट ऑफ गई है हमारी वो 73.51 गई हुई है, ठीक है, 73.51। अब क्या है कि 113 नंबर अगर मेरे आते तो जो मेरे नंबर थे वो बनते 73.87,
यानी कि मेरा क्या हो जाता, रीट में सिलेक्शन हो जाता और अब मैं थर्ड ग्रेड टीचर लगा हुआ होता, सिर्फ एक नंबर की वजह से। अगर ये वाला क्वेश्चन ही मैं सही कराता ना वहाँ पे, यहाँ बस मैं उल्ट हो गया। वहाँ पे उन्होंने ये 4.2 ना देके 1.4, 1/4.2 कैलोरी बटा जूल इस टाइप से उन्होंने दिया हुआ था, ऐसे इसको घुमा के दे दिया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस कारण क्या है, ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था उसमें रीट में, तो इसी कारण क्या है मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया और मुझे बहुत ही दुख रहेगा इस चीज़ का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जे का मान इतना होता है और 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। हालांकि कैलोरी छोटी यूनिट है, जूल बड़ी यूनिट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उल्टा होता है, उसका कोई कारण नहीं है, होता है तो होता ही है। अब नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है जो सबसे मेन समझने वाला पॉइंट है, क्या कि जब विद्युत ऊर्जा या विद्युत शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित किया जाता है तो इसके संचरण में तारों के प्रतिरोध व अन्य कारणों से क्षय होता है और यह क्षय कम से कम हो इस हेतु सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाले जो सूत्र है आपके पास, अब इसके कहने का मतलब समझो क्या है यहाँ पर, कि जब विद्युत ऊर्जा या विद्युत शक्ति को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं, ठीक है ना, तो जब भी भेजते हैं अपने विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह विद्युत ऊर्जा को, तो उस ऊर्जा का क्या होता है, रास्ते में क्षय होता है, यानी कि वो नष्ट होती है थोड़ी बहुत। और वो नष्ट किसके कारण होती है, तारों के प्रतिरोध के कारण होती है। तारें क्या हैं, प्रतिरोध के कारण जब उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो गर्म हो जाती हैं, मतलब विद्युत ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ठीक है। या आप कह सकते हो कि विद्युत ऊर्जा की जगह विद्युत शक्ति नष्ट हो जाती है। अब आप कहोगे कि सर विद्युत ऊर्जा की जगह विद्युत शक्ति क्यों कहा आपने, तो शक्ति क्या होती है, शक्ति वास्तव में ऊर्जा ही होती है, लेकिन 1 सेकंड में प्रवाहित ऊर्जा होती है, ठीक है। तो विद्युत शक्ति या विद्युत ऊर्जा दोनों ही आप चीजें काम में ले सकते हो। अगर कहीं आपको विद्युत शक्ति मिले तो विद्युत शक्ति एक विद्युत ऊर्जा का ही रूप है, बस वो 1 सेकंड में प्रवाहित ऊर्जा, इतना फर्क है। वो टोटल ऊर्जा हो जाएगी और वो 1 सेकंड में जितनी प्रवाहित ऊर्जा है वो हो जाएगी। समझ आई बात। तो अब यहाँ कह रहा है कि क्षय हो जाता है और यह क्षय कम से कम हो, इससे हेतु ये वाले सूत्र अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या है कि एक सूत्र दिया हुआ है लेकिन उस सूत्र का डेरिवेशन नहीं है और ना ही आपको उसका डेरिवेशन याद करना है, ठीक है ना, लेकिन सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेली लाइफ से संबंधित है। भाई जिस तार से आपको विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करवानी है, मतलब लाइट भेजनी है आपको, सामान्य भाषा में कहूँ बिजली घर से जो ग्रिड है अपना वहाँ से लाइट को भेजना है आगे घरों तक, ठीक है। तो उस जो जिन तारों के माध्यम से भेजना है उन तारों का प्रतिरोध मान लिया इतना है, भी ये तारों का क्या है, टोटल प्रतिरोध है। आपको पी शक्ति भेजनी है, शक्ति का मतलब क्या है, 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ शक्ति अपने लेते हैं सूत्र में और वोल्टता आपने वी ले ली, भी वी वोल्टेज से उसको भेजें, भी इतनी वोल्टेज से। जैसे आपने देखा होगा 11,000 वोल्ट वाली तार आती है ट्रांसफार्मर तक, वो ट्रांसफार्मर उसे क्या करता है, 220 वोल्ट में चेंज कर देता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि वोल्टता, जिस वोल्टता से उसको भेज रहे हैं वो वोल्टता वी है। तो तारों में होने वाला जो ऊर्जा क्षय होता है, यानी कि जो ऊर्जा का क्षय या शक्ति क्षय आप कह सकते हो, वो आप इस सूत्र से देते हो। ये तो है शक्ति जो क्षय हो रही है, यानी कि नष्ट हो रही है तारों के अंदर, और ये शक्ति कौन सी है, जो आपको भेजनी है आगे, ठीक है। P² इंटू RC बटा V²। अब आप ये मत पूछना कि सर ये सूत्र कहाँ से आया, ना ही आपको इस उलझन में पढ़ना है, क्योंकि ये सूत्र आपके कहीं नहीं है, ना ही मैंने इसका डेरिवेशन पढ़ा है कभी, और ना ही मैं आपको बता सकता हूँ जब मैंने नहीं पढ़ा तो, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा ही हो भी मुझे पता करना ही है तो गूगल पर सर्च मार लेना इसे, ठीक है, एनर्जी लॉस या पावर लॉस इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द वायर्स, ऐसे करके, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप देख सकते हो। अब अपने को तो क्या है, यहाँ से रिजल्ट देखना है, यहाँ से रिजल्ट का पता लगता है भी जो पावर लॉस हो रही है ये कौन सी है, लॉस होने वाली पावर है। ये जो पावर होती है, ये जो वोल्टेज है, इसके क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो स्पष्ट है कि ऊर्जा और शक्ति क्षय वोल्टता के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब कि अगर आपका शक्ति का कम से कम लॉस करना चाहते हो, मतलब आपकी शक्ति कम से कम क्षय हो, रास्ते में नष्ट हो, तो आपको क्या करना होगा, वोल्टता ज़्यादा रखनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा वोल्टेज रखोगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, आपकी शक्ति है वो कम, यानी कि ऊर्जा है वो कम क्षय होगी, या शक्ति का क्षय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा,
ठीक है ना। तो इसी कारण क्या है, यही कारण है कि जो अपने घरों पर तारें आती हैं, सॉरी, जो ट्रांसफार्मर पर तारें आती हैं पीछे से, वो आपने सुना होगा 33,000 वोल्ट की होती है, 11,000 वोल्ट की होती है। इतनी इतनी ज़्यादा बड़ी वोल्टेज क्यों लगाते हैं अपने, क्योंकि अपना उसमें शक्ति का क्षय या ऊर्जा का क्षय कम से कम होता है उन तारों में, ठीक है ना। यानी अपने क्या कर देते हैं, विभवांतर ज़्यादा लगा देते हैं। उस विभवांतर से धारा तो क्या होगी, उसमें थोड़ी कम बहेगी, लेकिन वही जो विभवांतर है या वोल्टता है, वो ट्रांसफार्मर क्या कर देता है, वहाँ पे क्या कर देता है, ट्रांसफार्मर शक्ति का क्षय किए बना। मतलब कि आपको पता है कि जी पी बराबर वी आई होता है। अब देखो एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, वैसे ये टॉपिक अपने 10वें चैप्टर ट्रांसफार्मर में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ भाई। क्या है कि जो शक्ति है, मान लो आपके पास थी 1000 थी, ठीक है, और वोल्टेज आपने रखी 100, और जो करंट था आपका 10 एम्पियर था। तो जो अपना ट्रांसफार्मर है, जब ये वाली शक्ति ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है, तो ट्रांसफार्मर पता है क्या करता है, इस वोल्टेज को तो 10 कर देगा, करंट को 100 कर देगा, तो शक्ति दोनों का गुणा होकर कितनी रहेगी, 1000 ही रहेगी। मतलब ट्रांसफार्मर शक्ति का क्षय नहीं करता। अगर पीछे से 1000 वाट की शक्ति आ रही है या 1000 वाट की ऊर्जा, आप 1 सेकंड में ऊर्जा आ रही है 1000 जूल की, तो उसको क्या करता है, उतनी ही रहने देता है। बस वोल्टेज या और करंट को क्या कर देता है, घटा बढ़ा देता है। वोल्टेज कम होगी, करंट ऑटोमेटिक से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या है ये वाला क्या है आपके पास, ऊर्जा क्षय का सूत्र है। और ये क्या है कि एसी करंट के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, और ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस इतना ये वाला सूत्र याद रखना है, आपको कभी इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। अगर आप कहोगे क्वेश्चन सर इस पर क्या आएगा या और, ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। समझ आता है तो कर लो, नहीं समझ आता तो छोड़ दो। छोड़ने में भी कोई आपको लॉस नहीं होगा, मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन दिया हुआ था। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, ऊपर वाले जो आपको मैंने फॉर्मूले करवाए हैं या चैप्टर के, है तो उसी पर बेस्ड, लेकिन थोड़ा सा अलग है, अलग टाइप का है। एक ही क्वेश्चन है बस, इस टाइप का एक ही क्वेश्चन है, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। हालांकि क्या है कि पहले ये जो टॉपिक होते थे पुराने, यानी हमसे भी पहले जो बुक्स थी, उसमें क्या होता था, उसमें आपका क्या है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम बल्बों का होता था। अगर अपने बल्बों को जोड़ें तो शक्ति कैसे जाएगी, उसमें बहुत सारा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता था, लेकिन इन्होंने काट के उसको शॉर्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन इन्होंने वैसे का वैसे डाल दिया, जो पुरानी बुक का उसका क्वेश्चन, ठीक है। तो तभी मैंने ये क्वेश्चन कराना इंपॉर्टेंट समझा। आपकी बुक का ये 5.15 नंबर एग्जाम्पल है सॉल्व, जो आपका चैप्टर जहाँ पे ख़त्म होता है बिल्कुल वहाँ लास्ट में आपके ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको दिखा देता हूँ मैं, ये रहा 5.15, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं अपने, देखो क्या पूछा हुआ और क्या निकालना है अपने को, और इसका मेथड भी यही रहेगा, आपको याद रखना है इसका मेथड भी। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए तो बल्ब द्वारा व्ययित शक्ति का मान ज्ञात करो, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता, ये चीज़ में कंफ्यूज हो गए होगे कि 220 वोल्ट और 100 वाट का बल्ब दिया है। 220 वोल्ट का मतलब ये वाला जो बल्ब है मैक्सिमम कितनी वोल्टेज सह सकता है, 220 वोल्ट तक सह सकता है। इससे ज़्यादा वोल्टेज अगर आपने लगा दी तो ये क्या है, उसको सह नहीं पाएगा, और क्या हो जाएगा, बल्ब जल जाता है अपना। यानी वोल्टेज ज़्यादा होने पर क्या हो जाता है, बल्ब जल जाता है, फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो 220 वोल्ट पर काम करता है ये, 220 वोल्ट तक सहन कर सकता है, इससे कम हो फिर भी सहन कर लेगा, ठीक है। और 100 वाट उसकी शक्ति है, ठीक है। मैक्सिमम कितनी है, 100 वाट उसकी शक्ति है। तो बल्ब को 110 वोल्ट के आपने स्रोत से जोड़ दिया, मतलब एक बैटरी है, उससे उससे जो वोल्टेज है उसकी 110 वोल्ट है, तो बल्ब जलेगा तो सही। हालांकि उसके अपने को जो प्रकाश मिलेगा वो आधा ही होगा, क्योंकि 220 वोल्ट पर वो फुल जलेगा 100%, उससे आगे फट जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, अपने को लाइट तो जलती हुई मिलेगी थोड़ी बहुत। तो वही चीज़ है कि बल्ब की वोल्टता आपको वी दी हुई है 220 वोल्ट, ठीक है, और जो शक्ति उसकी पी दी हुई है 100 वाट। तो अब यहाँ से आपको पहले बल्ब का प्रतिरोध निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध वी स्क्वेयर बटा पी आपने लिखा, तो वी वोल्टेज कितनी है बल्ब के लिए, 220 गुणा 220 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 22 22 22 को 22 से स्क्वेयर करेंगे तो 484 ओम इसका क्या आ जाएगा, बल्ब का प्रतिरोध आ जाएगा, ठीक है। अब बल्ब द्वारा व्ययित शक्ति, अब ये वाली शक्ति क्या है, ये जो खर्च हो रही है शक्ति। अब व्ययित शक्ति में आपको ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है भी, आपको कि सर ऊर्जा क्षय या खर्च होने वाली या ऊर्जा नष्ट होने वाला ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं लगाना आपको, ये तारों के लिए था,
ठीक है। ये बल्ब के लिए क्या है, आपको जो शक्ति का सामान्य सूत्र है P डैश बराबर V डैश स्क्वायर बटा R। ये आपने P शक्ति का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, V स्क्वायर बटा R पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे T होता है जो कार्य का फॉर्मूला, और जब शक्ति निकालते हैं तो बटे में T आता है, T से T कैंसिल, V स्क्वायर बटा R रहता है। अब बल्ब के लिए आपको व्ययित शक्ति निकालनी है, तो P डैश बराबर, अब बल्ब के लिए व्ययित शक्ति यानी कि जो आपने वह लगाई है वोल्टेज, उसके द्वारा जो शक्ति है या उसके द्वारा किया गया कार्य है, कितना खर्च हो रहा है वो। ठीक है, तो अब P डैश मतलब आपको अब बल्ब जो आपने स्रोत लगा रखा है, विद्युत स्रोत 110 वोल्ट का, उसके लिए निकालना है शक्ति व्यय। शक्ति व्यय किसका होगा, जो आपने स्रोत लगा रखा है उसका ही होगा, तो उसके लिए निकालना है तो आपको वोल्टेज भी उसकी लिखनी पड़ेगी। अब ये यहाँ पे आप क्या करना है, 110 का स्क्वायर, ये जीरो हटा देना, गलती से लिख दी मैंने। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, 110 इंटू 110 ऊपर है, और इस 484 को आप लिखो 22 गुणा 22, क्योंकि 22 गुणा 22 से ही 484 बना था। तो 22 को 110 से काट दो, 5 5, तो 25 वाट शक्ति आपकी क्या हो रही है, व्यय हो रहा है, जो बल्ब शक्ति का व्यय कर रहा है। समझ आई बात। अब इसमें आपको ऐसे लग सकता है कि सर ये है क्या चीज़, पहले तो R बराबर V स्क्वायर बटा P किया, फिर P बराबर V स्क्वायर बटा R कर दिया, लेकिन यहाँ पे 2 बार फॉर्मूला लग रहा है। लेकिन जो ऊपर अपने शक्ति निकाली थी वो शक्ति किसकी थी, सॉरी ऊपर अपने शक्ति दी हुई थी वो किसकी थी, बल्ब की थी। ठीक है, भी बल्ब आपका क्या है कि इतनी शक्ति मैक्सिमम खर्च कर सकता है 100 वाट का। 100 वाट का बल्ब यानी कि मैक्सिमम जब आप उसको पावर दोगे तो इतनी बिजली खर्च करेगा वो, यानी 100 वाट। ठीक है, अब क्या है कि अगर आपने 110 वोल्ट के स्रोत से इसको जोड़ा हुआ है तो वो 25 वाट का ही जलेगा, मतलब उसका जो प्रकाश होगा वो 25 वाट के बल्ब जितना होगा, है 100 वाट का लेकिन जलेगा 25 वाट जितना ही, बस ये फर्क है। और फॉर्मूले आपको दोनों में ही सेम जैसे हैं। वैसे यहाँ पे बल्ब की वोल्टता और शक्ति लगानी है, और यहाँ पे जो स्रोत की वोल्टता और बल्ब का क्या लगाना है, प्रतिरोध लगाना है। समझ आई बात आपकी। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए क्या है, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट दोनों ही चीज़ें हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी बुक का। इसमें क्या है कि एक मकान में आपको बिजली का खर्च निकालना, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना, इससे आप अपने घर का बिजली खर्च भी निकाल सकते हो। भी इतने यूनिट बिजली हमारी जलती है, और आप देखना एग्जैक्ट लगभग उतना ही आएगा आपका जो आंसर है। ठीक है, कि एक मकान में 100 वाट के 4 बल्ब जलते हैं और 40 वाट के 4 बल्ब 4 और 6 घंटे जलते हैं क्रमशः, मतलब 100 वाट वाले 4 घंटे चलते हैं 4 बल्ब, और 40 वाट के 4 बल्ब 6 घंटे चलते हैं डेली। 2 पंखे 60 वाट के प्रतिदिन 8 घंटे चलते हैं। भी 2 पंखे हैं वो 60-60 वाट के हैं और कितने 8 घंटे तक चलते हैं। तो 30 दिन के एक माह के लिए विद्युत खर्च की गणना करो यदि विद्युत दर प्रति यूनिट 5 रुपये हो। तो सबसे पहले आपको विद्युत का खर्च निकालना है, भी कितनी बिजली खर्च हो रही है, यानी कितनी यूनिट खर्च हो रही हैं इसमें। ठीक है, फिर आपको 1 यूनिट का रेट दिया हुआ है, तो आपको टोटल यूनिट का खर्चा निकालना, मतलब बिजली का बिल निकालना है इससे। तो ये क्वेश्चन हालांकि 10वीं क्लास में भी था अगर आपने ध्यान दिया हो, लेकिन वहाँ आपको इतनी समझ नहीं थी। अब देखो आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो यूनिट होता है, यूनिट वो क्या होता है, किलोवाट गुणा घंटा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो अपने उपकरण दिए हुए हैं उससे किलोवाट इंटू घंटा में क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि कितने किलोवाट इंटू घंटा या कितने यूनिट वो चलते हैं। ठीक है, तो अब देखो 100 वाट के 4 बल्ब 4 घंटे जलते हैं। तो अब देखो 100 वाट के 4 बल्ब है तो टोटल कितना हो गया, 400 वाट हो गया। अब डेली कितने चलते हैं, 4 घंटे चलते हैं, तो 100 गुणा 4 गुणा 4 यानी 1600। अब देखो वाट है तो वाट यूनिट लगा दी यहाँ पे, और घंटा है तो घंटा लगा दी। तो वाट इंटू घंटा आपको लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ सेकंड हो तो सेकंड को घंटे में बदल दो। ठीक है, तो वाट इंटू घंटा अपने पास ये आ गया, यानी बल्ब एक दिन में जो टोटल खर्च होती है बिजली वो इतने वाट इंटू घंटा होती है। और अगर मैं इसको किलोवाट में बदलना चाहूँ तो ये हो जाएगी 1.6 किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर, या 1.6 यूनिट कह सकते हो आप इसको। ठीक है, भी 1.6 यूनिट बिजली हमारी जलती है। तो इसको किलोवाट में अपने लास्ट में कर देंगे सारे, पहले वाट इंटू घंटा में मान निकाल लो। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है इसमें देखो, 40 वाट के 4 बल्ब 6 घंटे जलते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 40 वाट के 4 बल्ब यानी 160 वाट हो गया टोटल, और 6 घंटे जला तो 960 वाट इंटू घंटा आ गया। ठीक है, ये बिजली खर्च होगी बल्बों द्वारा। और 60 वाट के 2 पंखे 8 घंटे एक दिन चलते हैं, तो 60 वाट के 2 पंखे यानी 120 वाट टोटल, और 8 घंटे चलते हैं तो 960 वाट इंटू घंटा।
तो अब देखो टोटल एक दिन का आ गया ये, चार 100 वाट के बल्ब, चार क्या है 40 वाट के बल्ब हैं, और दो पंखे हैं 60 वाट के। तो सभी के लिए एक दिन का अपने विद्युत खर्च निकाल लिया। तो एक दिन का जो टोटल विद्युत खर्च है वो अपना 1600 प्लस 960 प्लस 960 यानी 3520 वाट इंटू घंटा आ गया। अब ये एक दिन का आ गया खर्च। अब अपने को किसका निकालना है, 30 दिन का निकालना है खर्च। तो 30 दिन का खर्च निकालना है तो इस एक दिन वाले को 30 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3520 इंटू 30 वाट इंटू घंटा। अब आपको पता है इसको यूनिट में बदलना है अगर आपको, तो यूनिट में बदलने के लिए इसको किलोवाट इंटू घंटा में बदलना पड़ेगा, और उस किलोवाट इंटू घंटा को आप एक यूनिट लिख दोगे। तो वाट को किलोवाट में बदलने के लिए क्या करते हैं, जैसे आप ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए, मान लो 50 ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हो, फिर ये किलोग्राम बन जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज़ है। अब वाट को किलोवाट में बदलना आपको, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 से भाग। तो जब 1000 से भाग करोगे तो 2 जीरो तो कैंसिल, ये यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा, तो ये 105.6 किलोवाट इंटू घंटा, या आप कह सकते हो कि 105.6 यूनिट आपका क्या बन जाएगा, विद्युत खर्च बन जाएगा। अब आपको एक यूनिट का रेट दिया हुआ है, ये एक यूनिट 5 रुपए का है, तो 105 यूनिट कितने हो जाएंगे, 528 रुपए के। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने विद्युत खर्च, जो घर का विद्युत खर्च है वो आप आसानी से निकाल सकते हो बच्चों। ठीक है ना, ये वाला लगा के भाई, मान लो आपके घर में टीवी चलता है, वो जैसे एलईडी सामान्यतः 50 वाट की होती है, मान लो 5 घंटे चलती है डेली, तो एक महीने में कितना हो गया, 50 5 250, और 30 दिन क्या होगा, 250 इंटू 30 कितना हो गया आपके पास, वो 7500 बन गया। 7500 को 1000 से भाग दो तो 7.5 यानी 7.5 यूनिट आपकी एलईडी बिजली खाएगी डेली, यानी जो एक महीने में अगर वो डेली 5 घंटे चलती है 50 वाट की। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी अगर आपके पास उपकरण हो, विद्युत शक्ति दी हुई हो, कितने घंटे चलती है, तो आप उसका खर्च निकाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार करके देखना, आपके समझ आ जाएगा। तो यहाँ आपका बच्चों होता है चैप्टर कंप्लीट। अब इसके क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन रहेंगे जो अपने नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स।